सो यस, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम के अंदर। आज हमारी होने वाली है केमिस्ट्री की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो दोनों ही मीडियम में क्लास है। आज हम पार्ट 1 करेंगे एंड द नेक्स्ट क्लास विल बी द पार्ट 2। ठीक है, चलिए पहले मैं हिंदी में स्टार्ट कर देती हूँ और हम इंग्लिश में उसके साथ साथ करते रहेंगे। पेन आ चुका है। तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं? परमाणु की संरचना। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणु और अणुओं से मिलकर बने हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थ का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने हैं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमें पता है पदार्थ मतलब मैटर क्या है, वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, और अलग अलग परमाणु का अस्तित्व, अलग अलग आटम का जो हम देखते हैं अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, वो अलग अलग रीजंस की वजह से हमें देखने को मिलता है। तो अब प्रश्न उठता है कि किस तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न है। तो अब हमें ये कैसे पता रहेगा कि कौन से मैटर का जो आटम है वो कौन से मैटर से क्या है, डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य है? क्या रियलिटी के अंदर जो हमारे परमाणु है, जो हमारे एटम्स है, वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं, जैसा कि डेल्टन ने अपने थ्योरी के अंदर बताया है? हम उन सब चीजों को देखेंगे। इस अध्याय में हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे जो अभी मैंने आपको बताया। हम अपरमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित है। तो अब हम इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हमें पता चलेगा कि कैसे कौन सी चीज़ अच्छे से अरेंज्ड है। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणु की संरचना के अनेक प्रयोगों के आधार पर बहुत सारी चीज़ों को समझाया गया है। ठीक है, ये जो अभी मैं पढ़ रही हूँ, दिस इज सर ये क्या है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। हमारा मेन जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा 4.1 से। तो आप दोनों या आप सभी लोग क्या लोग निकाल लो, 4.1 निकाल लो। चलिए मैं इसको इंग्लिश में भी रीड कर देती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, structure of the atom. In the chapter we have learned the atom and molecules are the fundamental building of the matter. हमें पता है कि हमने थर्ड चैप्टर में क्या देखा कि जो हमारे एटम और जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी भी मैटर के फंडामेंटल पार्ट हैं, वो हमारे क्या है, बहुत बेसिक है। तो हम सबसे बड़ा मुद्दा अब ये क्या आता है कि जो भी हमारे मैटर है, जो भी हमारे पदार्थ है, जो उनके जो भी एटम्स है, जो भी पदार्थ के कण है, ठीक है, जो भी हमारे एटम है वो किससे कितना डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठता है व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट, कि कैसे वो चीज क्या है, अलग है। आर द एटम्स आर इंडिविजिबल, क्या ये इंडिविजिबल है, जैसा कि डाल्टन ने अपनी थ्योरी के अंदर बताया, वो हम देखेंगे। वी शेल फाइंड आउट द आंसर्स, हम फाइंड आउट करेंगे उन आंसर्स को, ठीक है, जो हमें इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। वी विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एंड वेरियस मॉडल्स, और हम अलग अलग तरीके के मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, जो हमें एक्सप्लेन करेंगे एटम्स के अरेंजमेंट्स के बारे में। तो वही चीज मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये पूरा सारा जो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये सब क्या है, आपका इंट्रो है। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? चार्ज पार्टिकल इन मैटर। ठीक है, for understanding the nature of charged particle in matter, let us carry out the following activities. अब बेसिकली हमें चार्ज पार्टिकल्स को पढ़ने से पहले या फिर उनको समझने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज को क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए पहला क्या है, कॉम्ब ड्राई हेयर। डज द कॉम्ब देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। आपने देखा होगा जब हम छोटे होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, स्केल से अपने हेयर्स को रब करते हैं। तो ऐसे ही आप इन्होंने क्या बोला है कि अपने
हेयर्स को क्या करो, कॉम करो, बाल बनाओ, और फिर आप देखो कि उस कॉम से क्या आपके स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते। ठीक है। रब अ ग्लास रोड विद अ सिल्क क्लोथ, आप एक ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े से क्या करो, रगड़ो। ठीक है। एंड ब्रिंग द रोड नियर द इन्फ्लेटेड बैलून, और आप बैलून के पास लेके जाओ, आप देखो क्या होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर यही सब कुछ बता रहे हैं। पदार्थों के अवशेषित कण, अभी हम यही देखेंगे। पदार्थों में अवशेषित कण की प्रकृति को जानने के लिए हमें निम्नलिखित क्रियाकलाप करने पड़ेंगे। जैसे सूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी जो है वो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है या नहीं करती, ये पता लगाना है। या फिर हम दूसरा क्या करेंगे, बताओ। कांच की जो आपकी एक रोड है, जो वो मैं बता रही हूँ, रोड को इंग्लिश में लोग क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, छड़। ठीक है, या छड़ी बोल लो। ठीक है। तो कांच की जो एक छड़ है उसको सिल्क के कपड़े से क्या करो, रगड़िए, और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए, मतलब एक बलून जिसमें हवा भरी हो उसके पास लाइए। अब देखिए क्या होता है। तो ये दोनों जो एक्टिविटीज करिए, अब हम देखते हैं इससे हमें क्या पता लगता है। ठीक है। इन क्रियाकलापों से हमें यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुएं आपस में रगड़ने से उनमें क्या विद्युत आवेश आ जाता है या फिर नहीं आता, क्या उनके अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड चीजें होती हैं या नहीं होती। फ्रॉम दीज एक्टिविटीज वी कैन कंक्लूड दैट रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करें, रब करें, द दे बिकेम इलेक्ट्रिकली चार्ज, क्या वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो पाएंगे। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, तो ये चार्ज कहां से आया है। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग एटम इज डिविजिबल। इस क्वेश्चन का आंसर हमें जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एटम क्या है, डिविजिबल है, एंड कंसिस्ट अ चार्ज पार्टिकल। तो हर एक एटम के पास क्या होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। ठीक है। जो मैं अभी आपको बता रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है। यहाँ आवेश कहाँ से आ जाता है, यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा आवेश है किसमें, जो अभी हमने दोनों एक्टिविटीज करी, ये आवेश जो है वो कहाँ से आता है। ठीक है। और हमें इसका उत्तर कैसे पता लगेगा कि परमाणु क्या है, विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है, और अवशेषित कणों से बने हैं, चार्ज पार्टिकल से बने हैं। परमाणु में उपस्थित आवेशित कण का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिए हैं। ठीक है। मेनी साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूट इन रिवेलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन एटम। ठीक है। इट इज नोन बाय 1900 दैट द एटम वाज नॉट अ सिंपल indivisible particle but contain at least one subatomic particle। 1900 के अराउंड हमें ये देखने को मिलता है कि एटम बिल्कुल भी सिंपल नहीं थे, इंडिविजिबल पार्टिकल्स थे। ठीक है। बट एटलीस्ट उनके अंदर क्या था, एक सब, हाँ, एक सब एटॉमिक पार्टिकल था। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू इन आइडेंटिफाई करे गए हैं, जे थॉमसन। ये पूछते हैं एमसीक्यूज में, ये आता है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना। ठीक है। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाई, उससे पहले किसने करे थे, ईडी ई गोल्डन स्टिन 1886 में। ठीक है। डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन, क्या क्या प्रेजेंस करा इन्होंने, न्यू रेडिएशन इन अ गैस, किसमें, गैस में, डिस्चार्ज एंड कॉल द कैनाल रेज, और उसे क्या कहा गया, कॉल देम कैनाल रेस कहा गया। देखिए अब हम यही देखेंगे। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इनमें कम से कम एक अवपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। तो हमें कह सकते हैं हर एक एटम के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो बेसिकली किसने बताया हमें, जे थॉमसन। ठीक है। जिसका पता जे थॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के पहले ईडी गोल्डनस्टीन ने 1886 में एक नए विकर्ण की खोज की। ठीक है। जिसे कैनाल रे के नाम से जाना जाता है, या उसको क्या नाम दिया, कैनाल रे। अब ये किरणें क्या थी,
ये किरणें घनावेशित विकिरणें थी जिनके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज की गई। ये किरणें वो थी जिनके थ्रू हम दूसरे अपरमाणु जो थे उन किरणों की हमें खोज करने को मिलती है। इन कणों के आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत थे। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग कितना था? 2000 गुना अधिक था। उनको क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमारे किससे रिप्रेजेंट हुए? नेगेटिव से, और प्रोटॉन किससे प्रेजेंट हुए? पॉजिटिव से। ठीक है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को E माइनस के द्वारा और प्रोटॉन को P प्लस द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 लिया जाता है। ठीक है, दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज्ड These rays were positively charged radiation, which ultimately lead the discovery of another subatomic particle। वो तो वही चीज बोल रहे हैं कि ये कैसे डिस्कवरी थी जहां पर आपको एक और पार्टिकल एक एटम के अंदर मिल रहा है। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड चार्ज, इसके पास क्या थे? चार्ज थे। इक्वल किसमें थे? इन मैग्नीट्यूड, बट ओपोजिट साइन। इसके साइंस कैसे थे? ओपोजिट थे। मतलब एक किसका था? प्लस का था, और दूसरा किसका था? माइनस का था। ठीक है, इट मास वॉज अप्रोक्सीमेटली कितना बड़ा था? कितना ज्यादा था बताओ? 2000 टाइम्स, मतलब 2000 गुना ये क्या था? ज्यादा था। ठीक है, इट वॉज द नेम ऑफ प्रोटॉन। इसे क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन नाम दिया गया। इन जर्नली इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट ई, और प्रोटॉन को किससे प्रेजेंट करा? पी से। द मास ऑफ प्रोटॉन टेक्स एज 1 यूनिट। कितना यूनिट लिया गया? 1 यूनिट। एंड चार्ज था उसका प्लस का था, सेम एज इलेक्ट्रॉन को क्या लिया गया? ई, और उसका चार्ज कैसा था? माइनस यूनिट था। ठीक है, इट सीम्ड हाईली लाइक that an atom was composed of proton and electron। तो हम ये कह सकते हैं कि एक एटम में बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्ज, और वो म्यूचुअली अपने चार्जेस को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। तो हम मान सकते हैं कि ये एक सर्कल है। ठीक है, अब एक सर्कल में क्या है? कुछ जो है वो माइनस के हैं, ठीक है, और कुछ क्या है आपके पास? प्लस के हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा? आपका एटम। ठीक है, जिसमें आपके पास कैसे चार्जेस हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। ठीक है, इट ऑल्सो अपीयर दैट प्रोटॉन्स वर इन द इंटीरियर ऑफ एटम। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जो हमने देखा उस हिसाब से ये बना, पर अभी हमारे पास क्या क्या चीज हमें देखने को मिलेगा? इट ऑल्सो अपीयर दैट प्रोटोन वर इन द इंटीरियर ऑफ एटम। प्रोटोन कहाँ है? इंटीरियर है। फॉर वेयर एज इलेक्ट्रॉन कुड बी इजिली पील्ड ऑफ बट नॉट प्रोटोन्स। नाउ बिग क्वेश्चन वॉज, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या था? What sort of structure did particles atom form? तो किस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा? चैप्टर ही ये है हमारा, क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अब हम इसका आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे। ऐसा माना गया है कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं। ठीक है, जो परस्पर आवेश को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। वही जो मैंने बताया, अगर प्लस है तो माइनस भी है। ठीक है, अगर प्लस आपको देखने को मिलेगा तो माइनस भी देखने को मिलेगा। यह भी प्रतीत हुआ है कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉन को
नहीं निकाला जा सकता। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सबसे बाहर है, और प्रोटॉन कहाँ है, सबसे अंदर है। अब तक का सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं, या फिर ये परमाणु की जो संरचना है वो किस प्रकार होती है। अब हम इस प्रश्न का उत्तर नीचे की ओर ढूंढेंगे। ठीक है, अब प्रश्न निकला है आपके पास, कैनाल किरणें क्या होती हैं और इनके बारे में। ये इंटरनल के क्वेश्चंस आप करके आओगे, फिर मुझे बताना। ठीक है, अब हम 4.2 पे आ गए हैं। निकाल लीजिए परमाणु की संरचना। ठीक है, हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। ठीक है, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल्य कणों और कणों जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो खोज थी वो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर देती है। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि इस ये जो धारणा थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो धारणा थी क्या हो जाती है, बिल्कुल गलत हो जाती है। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है बेसिकली वो कैसे हैं, किसमें किसके अंदर, एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही है ना, डाल्टन ने बोला कि जिस हिसाब से आप व्यवस्थित कर रहे हो उस हिसाब से वो नहीं है, पर अब हमें अब ये देखना है कि अब वो कैसे हैं। ठीक है, इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने विभिन्न विभिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो ये अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, सेम एज कि आप इंटरनल क्वेश्चंस खुद करेंगे इंग्लिश मीडियम। वी हैव लर्न डेल्टन एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3। हमने चैप्टर 3 में डेल्टन एटॉमिक थ्योरी देखी थी। विच सजेस्टेड, जिसने हमें बताया, जो हमें सजेस्ट करती है, दैट द एटम वॉज इंडिविजिबल। एटम क्या है, इंडिविजिबल है, और क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, बट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल, जो हमारी डिस्कवरी थी दो फंडामेंटल पार्टिकल्स की, कौन सी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, ये कहाँ है, एटम के अंदर है। अभी तक हम यही देखते आ रहे हैं, एक एटम हम मानते हैं एटम का एक सर्कल है जिसमें कुछ प्लस के हैं कुछ माइनस के, कुछ प्रोटॉन है और कुछ इलेक्ट्रॉन है। पर ये थ्योरी क्या हो जाती है, गलत। मतलब डाल्टन की थ्योरी क्या है, रॉन्ग। ठीक है, समझाने के लिए, हाँ ठीक है। लेट टू फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इट वाज देन कंसिडर टू नेसेसरी। अब हमारे पास ये जरूरी हो जाता है ये समझना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है कैसे, किसमें, एटम के अंदर। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी है, अलग अलग वेरियस क्या दिए आपको, एटॉमिक मॉडल्स दिए हैं। ठीक है, जिसमें जे टॉमसन जो थे वो क्या थे, पहले थे। अब हम उनके मॉडल के बारे में यहाँ पर देखना चालू करेंगे। ठीक है, अब देखिए आइए यहाँ पर टॉमसन के मॉडल के बारे में। टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत करा जो क्रिसमस केक की तरह था। तो बेसिकली कैसा था, क्रिसमस के केक की तरह। ठीक है, इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है। इनके हिसाब से क्या है, परमाणु क्या है, धनावेशित गोला है। धन मतलब माइनस, असम्पशन है पूरा क्या ये जो इन्होंने बताया कि पढ़ते जाओ अभी। हाँ, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे हुए सूखे मेवों की तरह है। जो केक के ऊपर चेरीज लगती है ना, ठीक है, या फिर जो केक के ऊपर आपके पास फ्रूट्स लग जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स लगते हैं, तो ये क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन किसकी तरह है, उनकी तरह है। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं। ठीक है, जिसके अनुसार अब देखेंगे क्या है, परमाणुओं में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा हुआ है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की तरह धसे हुए हैं। वही बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास, जो अंदर है। ठीक है, और धनात्मक गोला कौन सा है, जो बाहर की तरफ। ये किसका था, टॉमसन का मॉडल था। तो बेसिकली टॉमसन ने क्या प्रस्तुत करा, टॉमसन ने हमारे सामने क्या दिया, पहला दिया कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है। किसका बना होता है,
धनावेशित गोले का बना होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, धसे हुए, मतलब इसमें इसके अंदर क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि ऋणात्मक और धनात्मक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों क्या है, इसमें दोनों है इसके अंदर जो गोला है, जो जिसको हम क्या मान रहे हैं, एटम मान रहे हैं, ठीक है। इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप में उदासीन हो जाता है। ये आती है थ्योरी पूछने के लिए, याद करनी है, ठीक है। यद्यपि टॉमसन के मॉडल से परमाणु उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों के कारण परमाणु को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसे कि हम आगे अभी देखेंगे। तो बेसिकली दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनको ये थ्योरी सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी, तो उन्होंने अपने हिसाब से बाकी की आगे की चीज करनी चालू कर दी, ठीक है। तो हम देखेंगे टॉमसन के मॉडल में क्या था। टॉमसन के मॉडल ने जो हमें दिखाया वो ये पॉइंटर्स थे, ये ध्यान रखने आते हैं, ठीक है। अब हम इसी को इंग्लिश में पढ़ेंगे। टॉमसन प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट द क्रिसमस पुडिंग। ये कैसा था, बिल्कुल क्रिसमस की पुडिंग जैसा। द इलेक्ट्रॉन इन अ स्फेयर ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन किस में देखने को मिलते हैं हमें, पॉजिटिव चार्ज में। वर लाइक क्यूकरिन ड्राई फ्रूट्स, कैसे किस फॉर्म के अंदर हमें दिख रहे थे, ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग, जो किस में थी, क्रिसमस पुडिंग में थी। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन, ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज इन एटम, जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, वो कहाँ पर, कौन से वाले पार्ट में फैले हुए हैं, रेड वाले हिस्से में। आपने वाटरमेलन खाया, देखा है ना, पूरा रेड होता है और बीच में ब्लैक ब्लैक होते हैं बीज, है ना। तो पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, रेड वाला, ठीक है। पार्ट लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन, वाइल द इलेक्ट्रॉन जो सडनली पॉजिटिवली चार्ज हुए हैं वो स्फेयर के अंदर, वो उसके किसका काम कर रहे हैं, उसके सीड्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या है, उसके बीज। तो हम ये देखेंगे थॉमसन ने अभी हमें क्या दिखाया। अभी जो हमने ये जो दो पॉइंटर्स हिंदी में पढ़े वही अभी हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर, एक एटम क्या कंसिस्ट करता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, उसके अंदर दिए गए हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड, ये किसमें है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज किसमें है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में। सो द एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो एटम क्या हो जाता है, पूरी तरीके से न्यूट्रल हो जाता है। ऑल दो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि अब थॉमसन ने क्या बोल दिया है, एटम्स क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसका रिजल्ट दूसरे साइंटिस्ट को सही से नहीं, वही मैं बोल रही हूँ कि नहीं सेटिस्फैक्टरी हुआ। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय द अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, इस मॉडल के थ्रू उन्हें ये जो रिजल्ट था वो नहीं समझ में आया। बाय दिस मॉडल एज वी सी इन द बिलो, अभी हम इस चीजों को हम किस में देखेंगे, नीचे वाले मॉडल्स में देखेंगे। एक और साइंटिस्ट हुए हैं हमारे, क्या नाम है उनका, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब हम रदरफोर्ड्स मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के लिए इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। अब वो ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब बेसिकली डेल्टन ने क्या बोला कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलके एटम को क्या बना देते हैं, न्यूट्रल। पर रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे किस चीज के लिए, कि इलेक्ट्रॉन कैसे घुसे इसके अंदर। मतलब आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, पर ये आए कहां से, उनके दिमाग में ये आता है, जैसे अभी वैभव के दिमाग में आ रहा है ना। उन्होंने एक प्रयोग करा, इसलिए उन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया गया, ठीक है। मतलब बेसिकली अल्फा रेस जो चल रही थी उसको एक सोने की पन्नी से क्या करा, अभी पता लगेगा आपको आगे, ठीक है। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वह बहुत क्या थी, पतली थी, क्या थी, बहुत ज्यादा पतली थी, इसलिए चुनी क्योंकि वो बहुत पतली परत चाहते थे। इस सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी, ठीक है। अल्फा कण
द्विअवशेष हीलियम कण होते हैं। सेकंड पॉइंटर देखो आप, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से चले आ रहे अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। अब आपसे पूछे कि व्हाट इज अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स, तो आप ये सेकंड वाला आंसर लिखोगे। ठीक है, यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने की परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित हो चुके होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, क्योंकि अब ये मान सकते हैं कि अल्फा कणों के अंदर सबसे ज्यादा क्या आता है हमारे पास, प्रोटॉन से, इसीलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी कि वो और ज्यादा इसमें क्या करेंगे, टूटते चले जाएंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं बेसिकली हुआ क्या। ठीक है, लेकिन अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत काम किया। जितना रदरफोर्ड मॉडल की जो ऑब्जर्वेशन थी, वो सोच रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, और वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। तो हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो आप देखोगे कि जो किरणें थी ना, कुछ किरणें बिल्कुल टकरा के सामने चली गई, सीधी निकल गई, कुछ किरणें वहीं जाके रुक गई। ठीक है, कुछ किरणें टकरा के वापस आ गई, ऐसा हुआ। ठीक है, तेज गति से चले आ रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी के सीधे निकल गए। जो बहुत तेज आ रहे थे वो क्या, बिल्कुल सीधे निकल गए। ठीक है, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कणों से विक्षेपित हो गए। तो कुछ जो छोटे थे वो क्या हो गए, वहीं पे एक पॉइंटर्स पे आके रुक गए। ठीक है, आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण जो है वो वापस आ गया। ठीक है, रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसके लिए क्या था, उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसा अगर आप 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और लौट कर आपको ही वो क्या कहता है, चोट पहुंचाता है। ठीक है, इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान ले कि एक बच्चा अपनी आंख को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहा गया। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही एक आवाज वो सुनेगा। मतलब एज यूजुअल आप सामने पत्थर मारोगे तो आवाज तो सुनोगे। ठीक है, अगर वह आवाज 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज आएगी। ठीक है, 10 बार वो आवाज वापस सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई 4 दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। एज यूजुअल आप दीवार के सामने हो तो आपको आवाज सुनाई देगी, पर आपके सामने एक तारों का गोला है तो कुछ पत्थर हो सकते हैं कि आप निकल जाए, और कुछ क्या हो जाए, उस पर टकरा जाए, और कुछ वहीं पर जाके रुक जाए। ठीक है, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारी खाली जगह है, खाली स्थान है, जिनके बीच पत्थर क्या है, निकल सकते हैं। इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग के साथ रदरफोर्ड ने अपने निम्नलिखित परिणाम निकाले। ठीक है, पहला क्या परिणाम निकाला उसने, अब उसने ये जो करा एक्सपेरिमेंट, उसका क्या ऑब्जर्वेशन था, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग क्या है, खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल गए। तो उसने क्या बोला कि परमाणु के अंदर आधी चीजें क्या है, खाली है। अगर खाली नहीं होती तो क्या होता, आधी चीजें बाहर तभी तो निकल गई ना वो। ठीक है, दूसरा उसने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। इससे बात ज्ञात होती है, या इससे बात हमें पता चलती है कि परमाणु में धनावेशित भाग क्या है, बहुत कम है। ठीक है, थर्ड पे आओ, बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिला था कि सोने के परमाणु की पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर कम आयतन में सीमित है, मतलब कम जगह वो ले रहे हैं। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक त्रिज्या
परमाणु की त्रिज्या से 10 पावर कितनी है इसकी 5, ठीक है, गुना छोटी है। अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल द्वारा प्रस्तुत करा गया। अब उसने अपने मॉडल को किस तरह दिया, नाभिकीय मॉडल के द्वारा प्रस्तुत किया, ठीक है। तो नाभिकीय मॉडल के अंदर क्या क्या बातें करी गई वो हम देखते हैं। तो नाभिकीय मॉडल में क्या करा गया, बेसिकली नाभिकीय मॉडल किसका है, अब बताओ, रदरफोर्ड का ही है, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। तो जो उसका केंद्र है वो क्या है, नाभिक है, ठीक है। ऐसे परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तालुकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है, ठीक है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, अब हम देखते हैं कि बेसिकली इनकी कमियां क्या क्या थी। वर्तानुकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में तीव्रित होगा। त्वरण के दौरान अवशेषित कण की ऊर्जा का विकिरण भी होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं परमाणु क्या है, स्थायी होते हैं। ये क्या है हमारे इसकी कमियां, डिसएडवांटेजेस की। बेसिकली अभी भी हम क्या देखते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल भी है जो क्या हो गया, फ्लॉप, ठीक है। अब हम इसको इंग्लिश में देखेंगे, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल जो है अभी हम वो देखने वाले हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वॉज interested in knowing how the electrons arranged within an atom। तो हम ये देखते हैं कि कैसे वो एटम के अंदर प्रेजेंट थे इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए वो ये सब जानने में क्या थे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। रदरफोर्ड डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। रदरफोर्ड जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड। जो बहुत तेज अल्फा मूविंग पार्टिकल्स थे, ठीक है, उनको बनाया गया। किससे बनाया गया, एक थिन गोल्ड फॉइल से, जो मैंने क्या बताया, सोने की परत, पतली परत। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है। अब यहाँ पर इसने क्या दिए, अपने अपने पॉइंटर्स दिए। वही जो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या देखेंगे हम, कुछ जो देखेंगे, जो किरणें हैं वो क्या होंगी, टकरा के चली जाएंगी, और कुछ क्या होंगी, वही रुक जाएंगी, और कुछ क्या होंगी, वापस आ जाएंगी, नहीं तो आगे चली जाएंगी। यही तो बताया भी हमने, ठीक है। ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल। उसने गोल्ड फॉइल सेलेक्टेड करी बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड अ थिन लेयर। जितनी कम से कम पतली से पतली लेयर वो चाहते थे गोल्ड की, वो उन्होंने अपनाई। दिस गोल्ड फॉइल, ये कैसी थी गोल्ड फॉइल, वॉज अबाउट 1000 एटॉमिक थिक। कितनी थिक थी ये, 1000, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, वही जो मैंने अभी आपको बताया। अल्फा पार्टिकल्स आर डबल चार्ज। कैसे होते हैं, डबल चार्ज हीलियम आयंस। कैसे, किससे चार्ज होते हैं, हीलियम आयन से। सिंस दे हैव अ मास, कितना मास है उनका, 4u। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कैसे डिफ्लेक्ट होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन अ गोल्डन एटम। किसके अंदर थे, गोल्डन एटम। सिंस अल्फा पार्टिकल्स वर मच हेवियर। अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, हेवियर थे, किससे, प्रोटॉन से, ठीक है। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट द सी लार्ज रिफ्लेक्शन, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ लार्ज रिफ्लेक्शन नहीं देखा था, ठीक है। अब देखो उसमें आप क्या देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन। आप देखोगे गोल्ड के एटम्स दिख रहे हैं आपको पिक्चर में, ये वाले, पीछे करो, ये वाले, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या है, सीधे चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या है, वहीं पे रुक गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या है, वापस आ रहे हैं, ठीक है।
बेसिकली अभी हमने क्या देखा, हमने स्कैटरिंग देखी, क्या देखी, स्कैटरिंग देखी. बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट. जो अल्फा पार्टिकल्स का जो हमें रिजल्ट देखने को मिला वो क्या था, उम्मीद से बिल्कुल ही अलग था. तो अभी हमने क्या ऑब्जर्वेशन करी, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड फॉइल में से जो बहुत तेज अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, पास्ड आउट हो गए. क्या हो गए, पास आउट हो गए. ठीक है. और जो कुछ छोटे थे वो क्या बना रहे थे, जो बहुत कम स्पीड में थे वो क्या थे, कुछ स्मॉल एंगल्स बना रहे थे. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स. छोटे छोटे दिख रहे होंगे ना आपको, कुछ शुरू से ही वापस निकल गए. सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 particles appear to be rebound. तो इन द अदर वर्ड्स, या हम देखें कुछ और तरीके से, तो रदरफोर्ड का जो ये एक्सपेरिमेंट था वो हमें कैसे देखने को मिला. दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल. ये क्या था, बिल्कुल इनक्रेडिबल था. एज इफ यू फायर 15 inches shell at a piece of tissue paper at it come back and hit you. आप क्या करो, आगे एक टिश्यू पेपर्स को मारो और वो वापस आपको क्या करेगा, हिट करेगा. ठीक है. इसके लिए हम कोशिश करते हैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए. वही जो मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाई, क्या पढ़ाई थी, कि वो पहले एक दीवार को हिट करने की कोशिश करता है, बट उसकी जगह हम क्या लेते हैं, एक अगर तार का घेरा लगाएं उसके पास, तो हम क्या देखेंगे कि जो भी वो स्टोन्स हैं, जो भी कोई भी चीज वो मार रहा है, तो उसमें से वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, कुछ वहीं अटक जाएंगे और कुछ क्या होंगे, वापस आ जाएंगे. ठीक है. लेट अस थिंक, अभी हम वही सब देख रहे हैं. लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड. एक खुले मैदान में करते हैं एक्सपेरिमेंट. लेट अ चाइल्ड, एक बच्चा लीजिए, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल, और उस बच्चे को आंखों पर पट्टी बांध दीजिए और उस बच्चे को एक दीवार के सामने खड़ा कीजिए. लेट हिम थ्रो अ स्टोन, और उसको बोलिए कि आप ये स्टोन जो है वो वॉल पर फेंकिए एक डिस्टेंस दूरी पर. तो क्या होगा बताओ, वापस साउंड आएगा. ठीक है. हेयर अ साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक द वॉल. आपको आवाज कब सुनाई देगी, जब एक पत्थर दीवार से टकराएगा. इफ ही रिपीट्स, अगर वो रिपीट होती है, दिस 10 टाइम, ही विल हेयर द साउंड ऑफ 10 टाइम. अगर वो 10 बार बच्चा फेंकेगा पत्थर तो 10 बार आवाज वापस आएगी. बट इफ अ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वर थ्रो अ स्टोन एट अ बार्ब्ड वायर फेंसेस, अगर हम उसको किसके चारों तरफ लगाएं, वायर के आसपास लगाएं, मोस्ट ऑफ द स्टोन वुड नॉट हिट, बहुत सारे तो हिट ही नहीं होंगे क्योंकि वो बाहर निकल जाएंगे. तो कोई आवाज आएगी, नहीं आएगी. बहुत सारे उन फेंसेस के गैप में क्या होंगे, फंस जाएंगे. बहुत सारे क्या होंगे, उन फेंसेस की वायर से शायद टकरा कर छोटे छोटे एंगल्स पर हमें वापस आ जाए. ठीक है. ऐसा ही कुछ एक्सप्लेनेशन अभी हमने ऊपर किसमें देखा, अल्फा पार्टिकल्स के रिजल्ट में देखा. रिजल्ट तो यही हुआ ना कि उसने पहले कुछ पार्टिकल्स लिए, फिर गोल्ड फॉइल ली. अब जो उसका आउटपुट था, जो उसका ऑब्जर्वेशन था, जो उसने सोचा था, उससे क्या हुआ, बिल्कुल उल्टा हुआ. क्या अभी हमने ये देखा ना, उल्टा कैसे हुआ, कि कुछ जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, पास हो गए, कुछ वहीं अटक गए और कुछ वापस आ गए. तो ये इसने एक खेल के मैदान में एक सिंपल एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझाया है. ठीक है. Following a similar reasoning, Rutherford conclude alpha particle scattering. तो बेसिकली उसने ना इसको ना एक बहुत समराइज करते हुए अपनी ऑब्जर्वेशन को क्या दिया. पहला उसने देखो क्या दिया एक्सपेरिमेंट को, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड ऑफ एन एम्प्टी, बहुत ज्यादा स्पेस क्या है इसके अंदर, एम्प्टी, खाली है, इसीलिए वो क्या है, वो वापस आगे निकल गए. ठीक है. वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, बहुत कम पार्टिकल्स क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए अपने पाथ से, इंडिकेटिंग द पॉजिटिव चार्जेस, जिसमें हमें क्या देखने को मिले, पॉजिटिव चार्ज. एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, इसलिए उसने क्या देखा, एटम क्या है, बहुत कम स्पेस देते हैं. ये वाले जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये सब गिव रीजन में आते हैं. हाँ जी, असर्शन रीजनिंग में भी आते हैं और गिव रीजन में भी आते हैं, और आपसे 1 मार्क्स के अंदर या 2 मार्क्स के अंदर भी पूछे जाते हैं. तो सही से पढ़ना और सही से याद रखना. ठीक है. और बाकी आफ्टर दिस इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है. देखिए, a very small fraction of a alpha particle were deflected by 180 degree, indicating that all positive charge and mass of gold atom, जो भी हम देख रहे हैं, were concentrated in a very small volume. किसमें देखने को मिलेगा, small volume within an atom.
तो ये डाटा अब हमारा किसके बेसिस पर देखते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड अ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट को देखते हुए, ऑब्जर्वेशन तो कुछ और थी, उसकी निकली कुछ और, तो ये ऑब्जर्वेशन को सब कुछ को देखते हुए उसने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया। तो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम किसका था? रदरफोर्ड का। अब उसने क्या दिया हम वो देखेंगे, ठीक है। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर ऑफ एन एटम। वो कह रहा है कि एक एटम के बीच में एक सेंटर होता है, एक एटम के बीच में क्या होता है? एक सेंटर होता है, और वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। आपके में यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? देखो मैं बता देती हूँ, नाभिक, ठीक है। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट देखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या थे? इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। जितना उसका एटम का साइज है उससे भी क्या था? बहुत ज्यादा छोटा था, ठीक है। ड्रॉबैक्स देखेंगे किसके? रदरफोर्ड मॉडल के। अभी हम वो देखेंगे, फिर आएगा हमारे पास बोर्स मॉडल, ठीक है। देखिए, द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड, कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। एक्सपेक्टेड टू स्टेबल, कि वो स्टेबल हमें देखने को मिले। तो पहला तो यही हो गया, ठीक है। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अंडरगोज एक्सिलरेशन। हर एक पार्टिकल हमें किससे जाता हुआ दिखेगा? एक्सिलरेशन से। ड्यूरिंग एक्सिलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड बी रेडिएट एनर्जी। जब कोई पार्टिकल्स घूमेगा, एक्सिलरेट होगा, तो उसमें क्या होंगे? एनर्जी होगी, एनर्जी आएगी, है ना। थस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी, जबकि वो हमें देखो क्या बता रहा था, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और वो किस में गिर जाएगा? न्यूक्लियस में गिर जाएगा। उसने भी क्या बताया? एक बीच में क्या है? न्यूक्लियस है, और उसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन के अंदर जैसे ही क्या होगा? एनर्जी आएगी, या एनर्जी नहीं होगी तो वो क्या होगा? न्यूक्लियस की तरफ गिर जाएंगे। पर ये तो हमें कुछ ऐसा बता ही नहीं रहा, है ना। वो तो बोल रहे हैं कि सीधे सीधे घूम रहे। द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। तो एटम क्या होगा? अनस्टेबल। हेंस द मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट। तो इस हिसाब से तो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि सभी चीजें, मैटर जो भी कुछ बना हुआ है वो किससे बना है? एटम से बना है। मैटर, सारे मैटर्स किससे बने हैं? एटम से बना। और अभी हमें क्या बोल रहा है? हर एक एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, जो डेल्टन ने बताया। डेल्टन की थ्योरी खत्म हो जाती है। टॉमसन भाई साहब आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी थ्योरी के हिसाब से ऐसे ऐसे होना चाहिए था, पर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स चले जाते हैं, कुछ वहीं रुक जाते हैं, और कुछ वापस आ जाते हैं। फिर वो न्यूक्लियर्स मॉडल देते हैं रदरफोर्ड। वो क्या कहते हैं कि एक न्यूक्लियस है और चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो घूम रहे हैं, ठीक है। बट अब ये भी फ्लॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बेसिकली अगर वो अनस्टेबल हुआ, अगर हमारे पास वो अनस्टेबल हुआ, फिर तो हमारा एटम वर्क ही नहीं करेगा ना, है ना। जबकि हम देखते हैं कि एटम क्या है? हमारे क्वाइट स्टेबल है। तो हमारे पास किसकी मूवी फ्लॉप हो जाती है? रदरफोर्ड की मूवी भी क्या हो जाती है? वापस फ्लॉप, बेकार, ठीक है। अब हम किसका देखेंगे? बोर्स मॉडल। किसका देखेंगे? बोर्स मॉडल। चलिए बोर्स मॉडल देखते हैं। इन द ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज अगेंस्ट द बोर्स मॉडल। अब जो बोर्स मॉडल है वो किसके अगेंस्ट में आता है? रदरफोर्ड के मॉडल के, ठीक है। नील बोर्स जो है उन्होंने देखा था। अब इनका मॉडल क्या था? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज, कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स को इन्होंने क्या कहा था? डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। यही अलाउड किए जाते हैं किसके अंदर? एटम के। वाइल रिवॉल्विंग डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी नहीं रेडिएट करते हैं। दीज ऑर्बिट और शेल कॉल्ड एनर्जी लेवल। इन्हीं ऑर्बिट्स और शेल को क्या कहा जाता है? एनर्जी लेवल। देखो जैसा अभी इसमें दिखा रहे हैं ना, बीच में क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस। तो सबसे पहला शेल क्या हो गया? के, दूसरा एल, फिर एम, फिर एन। तो ऐसे शेल्स की जो एन की फ्रिक्वेंसी क्या है? बढ़ती जाएगी। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो एन की शेल की कौन सी फ्रिक्वेंसी है? N4,
तो दीज ऑर्बिट्स और शेल रिप्रेजेंट बाय द लेटर्स KLMN और उनके नंबर्स क्या थे 1 2 3 4। समझ आया? अर्थ के ऑर्बिट के ऐसे ही होगा। हाँ ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे बोर्स मॉडल। ठीक है, रादरफोर्ड पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स ने रादरफोर्ड के ऊपर जो भी अभी एलिगेशंस लग रहे थे कि उनके बीच में ड्रॉबैक्स देखे ना, ड्रॉबैक्स क्या है उनकी कमियां, ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में है ऊपर, हाँ, परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत करी। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन के विविक्त कक्ष कहते हैं, विविक्त कक्षा कहा जाता है। ठीक है, बाय बेटा। इन इलेक्ट्रॉन से विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, विकिरण नहीं हो पाती है। जो अभी हमने पीछे क्या करा है, इंग्लिश वाले में पढ़ा है कि कुछ के पास हमारी जो एनर्जी शेल है वो क्या है, नहीं रह पाता है। ठीक है, द ऑर्बिट्स और शेल आर कॉल्ड द एनर्जी लेवल। इन्हीं ऑर्बिट्स और शेल को क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल कहते हैं। इन कक्षाओं और कक्षों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, जैसे बीच में आपका क्या है, नाभिक, बीच में क्या है, नाभिक, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ऐसे KLMN, यहाँ पर ये नंबर दे रखे हैं, इनकी संख्या क्या है 1 2 3 4। हाँ हाँ ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन। क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन। और फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट में न्यूट्रॉन तक पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन क्या होता है, देखिए इन 1932, ये बहुत ज्यादा हो गया, एक सेकेंड। इन 1932 जे चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच हैड नो चार्ज, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं था, एंड अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन। इट वाज इवेंचुअली नेम्ड द न्यूट्रॉन। उसको क्या कह दिया गया, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या है, बेसिकली न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। तो बेसिकली किस में प्रेजेंट है, नाभिक में। ठीक है, ऑफ ऑल एटम, एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन। इन जर्नल हम न्यूट्रॉन को कैसे प्रेजेंट करते हैं, एन से। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसमें प्रेजेंट होता है ये, न्यूक्लियस में। 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणिक अणु की खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर थे, अतः इसका नाम क्या पड़ा, बताओ, न्यूट्रॉन पड़ा। ठीक है, अब हमने इसमें एक्सेप्शन केस कौन सा बताया था, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को छोड़कर यह सभी परमाणुओं के क्या थे, ये परमाणु कहाँ पे थे, नाभिक में थे। हाइड्रोजन में ये बस नहीं था। ठीक है, समानता न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। परमाणुओं का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग में प्रकट किया गया है। ठीक है, हम यहाँ से अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि अब ज्यादा हमारा बचा नहीं है। फिर हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे चारों तरफ हमें देखने को मिलेंगे। फिर हम वैलेंसीज पढ़ेंगे। वैलेंसी का ये टेबल मैंने आपको याद कराई दिया है। ठीक है, फिर ज्यादा नहीं है हमारा, थोड़ा ही चैप्टर बचा। यहाँ से हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास के साथ। और किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछिए, मुझे बताइए। और इसके साथ आफ्टर द क्लास जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक बार 1 शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस ऑफ चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। दोनों का मिक्स करके बना दूंगी, नहीं तो दोनों को अलग अलग बोलोगे, जैसे आप लोगों की डिमांड होगी मैं उस हिसाब से भी अलग अलग बना दूंगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के साथ। चलिए बाय बाय।